हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिट सेकंड जो संक्रमण धातु होते हैं उनके जो संकुल यौगिक बनाते हैं उनके लिए हमने वीबीटी जो सिद्धांत थी उसकी लिमिटेशंस की बात की थी और कुछ लिमिटेशंस हमने डिस्कस की थी। हम उन्हीं को आज कंटिन्यू कर रहे हैं कि कौन कौन सी लिमिटेशंस थी और कौन कौन सी अपने डिस्कस नहीं की थी। तो एक बार मैं रिपीट करता हुआ चलता हूँ कि पहले की जो कमी थी वो क्या है और जो नहीं लिखी थी कल लास्ट वीडियो में हमने वो आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले थी रंगीन गुणों की व्याख्या। रंगीन विलयनों की व्याख्या नहीं कर पाती कौन? वीबीटी की सीमाएं अपन पढ़ रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। तो पहली कमी क्या थी कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके जो विलयन होते हैं वो रंगीन होते हैं, क्यों? एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। दूसरा, चुंबकीय गुणों का पूर्वानुमान, चुंबकीय गुणों का पूर्वानुमान नहीं लगा पाता कौन? वीबीटी। जब पूर्वानुमान नहीं लगाता तो तीसरा है चुंबकीय गुणों का मात्रात्मक मान नहीं दे पाता, मात्रात्मक मान नहीं दे पाता। चौथा पॉइंट हमने लिखा था कि जैसे अपने COH2O का होल 6 +2 कॉम्प्लेक्स लिखा था, उसमें जो H2O है मॉलिक्यूल जो लिगेंड है उसमें दो तरह की जो स्थितियां थी कि चार लिगेंड की जो मेटल लिगेंड दूरी है वो समान है और दो लिगेंड है उनके लिए अलग दूरी होती है। मेटल लिगेंड दूरी समान होती है लेकिन ये जो दूरियां हैं वो एक दूसरे के समान होती है। मतलब ये है कि जो 6 लिगेंड है 6 में से 4 लिगेंडों की दूरी समान होती है जबकि दो की उस दूरी के समान नहीं होती, कुछ डिफरेंस होता है। वो क्यों होता है? वीबीटी इस सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाता। पांचवा सिद्धांत जो पांचवी अगर कमी की अपन बात करते हैं तो वो अपन ने कमी किसके रेफरेंस में कही थी? हमने ये कही थी CuCl का होल 4 -2 और CuCN का होल 4 -2। ये तो होता है टेट्राहेड्रल चतुष्फल की, जबकि ये होता है स्क्वायर प्लेनर। क्यों है? इस सिद्धांत की व्याख्या वीबीटी नहीं कर पाता है। इसके बाद में हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि जो निकेल +2 आयन था, निकेल +2 आयन के लिए अपन ने क्या डिस्कस किया था? निकेल +2 आयन के लिए और साथ में एक जो कमी और अपन ने निकेल +2 के लिए एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि जो निकेल +2 आयन की बात अपन करते हैं या जो कॉपर और जो कॉम्प्लेक्स हैं कॉपर के और कोबाल्ट के, उन कॉम्प्लेक्सों के लिए क्या कर रहे हैं अपन ने कहा था कि जो वर्ग समतलीय है और जो इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे थे अपन, और वो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से थे? जैसे अपन बात करते हैं Cu+2 और Cu+2 आयन कि इसके जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी कक्षक इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इनको, डी कक्षक इलेक्ट्रॉन, ये जब निम्न ऊर्जा से लो एनर्जी लेवल से कुछ ऊर्जा में कक्षक में जाते हैं हाई एनर्जी लेवल की, ये जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहे हैं कि लो एनर्जी लेवल निम्न ऊर्जा कक्षक से जब कुछ ऊर्जा कक्षक में जाते हैं तो वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ये ऊर्जा कहां से मिलती है? इस सिद्धांत की व्याख्या वीबीटी नहीं कर पाती है। समझ में आएगा कि जो जैसे अपन कोबाल्ट +2 और Cu+2 आयन की डी कक्षक इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कुछ ऊर्जा स्तर लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक जाते हैं, लेकिन इस दौरान वो जो ऊर्जा एक्सेप्ट करते हैं, ऊर्जा जो ग्रहण करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो कहां से आती है? इस सिद्धांत की व्याख्या भी वीबीटी नहीं कर पाती। इसके बाद एक पॉइंट और हम बात करते हैं कि जो वीबीटी है वो एक्चुअल में जो CMI होते हैं मतलब सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, केवल उन्हीं को समझा पाता है। वीबीटी
का फोकस किस पर था, CMI पर था, कि VBT का फोकस, VBT मुख्य रूप से किसको समझाती है, CMI को, सेंट्रल मेटल आयन को। इसकी जो लिगेंड है, लिगेंडों को कोई स्थान नहीं दिया इन्होंने, लिगेंडों की कोई व्याख्या नहीं की इन्होंने कि लिगेंड किस प्रकार यौगिक बनाते हैं, लिगेंड की कोई व्याख्या नहीं की। और जो 8वां पॉइंट अपन ने हालांकि कल ही डिस्कस कर लिया था, तो पॉइंट क्या था, नंबर 8, कि जो LS और HS कॉम्प्लेक्स बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, VBT इसकी व्याख्या नहीं कर पाती है। LS का मतलब क्या बताया था अपन ने, निम्न चक्रण संकुल, जबकि HS क्या होता है, उच्च चक्रण संकुल। तो इस तरह से अपन क्या कह सकते हैं कि ये 7-8 कमियां थी VBT की, जिसमें अपन क्या कह सकते हैं कि VBT इन विलीनों की व्याख्या नहीं कर पाया कि कैसे होते हैं। चुंबकीय गुणों का कोई पूर्वानुमान नहीं था कि उनमें चुंबकीय गुण है या नहीं है, अगर बाई द वे है तो चुंबकीय गुणों का मात्रात्मक मान भी ज्ञात नहीं करती कौन, VBT। चौथा उन्होंने कहा कि जैसे मानो कोई कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में जैसे जल के अणु है, तो जल के अणु में 4 लिगेंडों की दूरी अलग होती है, 2 की अलग होती है। वास्तव में ऐसा क्यों है, अपन नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स के लिए, तो ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की ज्यामिति होती है इसकी, और अष्टफल के में जैसे मान लो ये कोबाल्ट है, H2O, H2O, H2O और H2O, इस तरह से स्क्वायर बाइपिरामिडल होती है, H2O और H2O। तो अपन ये कहा है कि इन 4 लिगेंडों की दूरी तो समान है और इन 2 की अलग है। ऐसा क्यों है, व्याख्या नहीं कर पाता है। ओके, इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कोई 2 अलग कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेम मेटल हो, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो वो भी समान हो, फिर भी उनकी जो संरचना है वो अलग अलग होती है। जैसे इस यौगिक की संरचना चतुष्फल की मानी गई थी, जबकि इसकी वर्ग समतलीय मानी गई थी। ऐसा क्यों, VBT इसकी भी व्याख्या नहीं करती। इसके बाद एक और सिद्धांत दिया कि जैसे कोबाल्ट और कॉपर प्लस है, अपन ये कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल आयन की बात करते हैं, संक्रमण धातु आयन, एक्चुअल में इनके जो डी कक्षक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्षक की तरफ मूव करते हैं, जाते हैं, उस दौरान वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। वो ऊर्जा कहाँ से आती है, इसकी भी व्याख्या VBT नहीं करती। जबकि एक पॉइंट अपन ये डिस्कस करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, संकुल यौगिक होते हैं डी ब्लॉक के, उनमें निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, VBT इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाती है। तो ये अपन को ये पॉइंट ध्यान रखने हैं कि इसकी जो लिमिटेशंस है वो अप्रोक्सीमेट 8 लिमिटेशंस हैं, जिनके आधार पर हम इस सिद्धांत को खारिज कर देते हैं। लेकिन अपन को ये पता है कि अगर कोई सिद्धांत की कमियां हैं तो उनको कहीं ना कहीं दूर की जाती है। तो यहाँ पे इस सिद्धांत की कमी को दूर करने के लिए जो सिद्धांत दिया गया था वो सिद्धांत था CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअली जो इन सभी जो ड्रॉबैक्स थी, इन सभी ड्रॉबैक्स को, इन सभी कमियों को कुछ हद तक, या ये कहें बहुत हद तक दूर करती है। अब CFT क्या है, CFT हमारी जो प्रीवियस क्लास थी सेकंड ईयर, उसमें भी डिस्कस अपन करते हैं कि जो समघन कक्षक होते हैं, डी ऑर्बिटल, डी जो कक्षक की बात अपन करते हैं जिसमें 5 समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं, उनमें स्प्लिटिंग होती है, उनमें विपाटन होता है, और उस विपाटन की वजह से हम इनमें चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, संकुलों के रंगीन होने की प्रवृत्ति की व्याख्या कर सकते हैं, या फिर अपन ये कहें कि जो LS HS कॉम्प्लेक्स हैं उनके बनने को भी समझा सकते हैं। तो इस तरह से अगर अपन बात करते हैं किसके लिए, कि बात यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना CFT, उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो अब टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे CFT। नाम पता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हिंदी में कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत।
क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ओके, अब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है वो एक्चुअल में एक्सप्लेन क्या करता है। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के लिए, तो इसकी जो सबसे पहला पॉइंट है वो अपन क्या कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो सिद्धांत है CFT, वो क्या एक्सप्लेन करता है कि जो लिगेंड्स होते हैं, हम बात कर रहे हैं कि मेटल और लिगेंड कनेक्टेड होते हैं, और जनरली इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अपन कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस तरफ जाती है, लिगेंड टू मेटल मूव करती है। तो इसका जो पहला पॉइंट है CFT का, वो यही कहता है कि जो लिगेंड्स होते हैं, जो ऋणावेशित होते हैं या जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं, जैसे अगर अपन बात करें OH माइनस की बात करें या फिर H2O की बात करें, इस पे लोन करें, तो ये क्या करते हैं, लिगेंड है, ये मेटल के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ दे रहे हैं, मेटल की तरफ दे रहे हैं। तो वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये आ रही है, हम इसको एक बिंदु की तरह प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये है सॉरी, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन लिगेंड टू मेटल मूव करते हैं, वो एक बिंदुवत संरचना के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे एक्चुअल में ये बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होने की वजह से हम इसको इस तरह से मूव कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अपन जनरली करते ही हैं कि जो एक एरो बनाते हैं अपन, वो इस तरह से बिंदुवत संरचना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो पॉइंट कैसे लिखेंगे हम, पॉइंट लिखेंगे पहला कि जो CFT के आधार पर ऋणावेशित लिगेंड या लिगेंडों की जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो धातु धनायन की ओर एक बिंदुवत संरचना के रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो ये पहला पॉइंट है, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन घनत्व धातु धनायन की ओर बिंदुवत रूप से दर्शाई जाती है, बिंदुवत रूप से दर्शाई जाती है। ये इसका पहला पॉइंट है, जिसको हम कह सकते हैं ये वाली कंडीशन कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है लिगेंड का वो किसकी तरफ है, धातु धनायन की ओर, और वो भी एक बिंदुवत संरचना के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट अपन कह रहे हैं कि जो मेटल और लिगेंड है, मेटल और लिगेंड की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्चुअल में इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। क्या पाया जाता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये कहा जाता है CFT क्या सिद्धांत, CFT सिद्धांत क्या कहते हैं कि जो संकुल यौगिकों में धातु और लिगेंडों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाएगा, उससे क्या होगा कि इनके मध्य कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती, और अन्योन्य क्रिया नहीं होने से क्या हो जाता है कि इनमें कोऑर्डिनेट या ये कहें सह संयोजक बंध का निर्माण नहीं हो पाता। तो अन्योन्य क्रिया नहीं होती, अन्योन्य क्रिया नहीं होती, परिणाम स्वरूप इनमें आयनिक बंध का निर्माण होता है, आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है, हम कई बार अपनी इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन घनत्व जब जाता है और जिधर नेगेटिव जो डेंसिटी जाती है उस पर कौन सा चार्ज मानते हैं अपन, नेगेटिवली चार्ज मानते हैं। तो जब इस बॉन्ड को अपन रिमूव करते हैं तो जनरली अपन ये मानते हैं कि इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दैट मींस ये किस प्रकृति का बन जाता है, आयनिक प्रकृति का बन जाता है। इसलिए अपन ने कहा कि जो मेटल लिगेंड होते हैं उसमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। दैट मींस इनमें कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप कि इनमें आयनिक बंध का निर्माण हो जाता है। ये इसका दूसरा पॉइंट है CFT का। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में अपन ये कहते हैं कि जो
समभ्रंश कक्षक होते हैं d ऑर्बिटल के। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो समभ्रंश कक्षक है, समभ्रंश कक्षक समान ऊर्जा के d कक्षक, समान ऊर्जा के 5d कक्षक। इन समान ऊर्जा के जो 5d कक्षक है या जो समभ्रंश कक्षक हैं, इन समभ्रंश कक्षकों में क्या हो जाते हैं, लिगेंड के आने से, लिगेंड के संपर्क में आने से विपाटन हो जाता है। समभ्रंश कक्षकों में विपाटन, स्प्लिटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है, विपाटन। जो समान ऊर्जा के 5d कक्षक हैं, जैसे अगर बात करें यहाँ पे ये 5 कक्षक हैं, इन कक्षकों में इस तरह से विपाटन हो जाता है। कुछ निम्न ऊर्जा के, ये लो एनर्जी लेवल है, ये हाई एनर्जी लेवल है। तो इस तरह से इन कक्षकों का विपाटन हो जाना लिगेंडों के संपर्क में आने से, ये CFT बताती है कि वास्तव में जब d कक्षक के 5 ऑर्बिटल होते हैं तो वो जैसे ही उनके साथ लिगेंड कोई बॉन्डिंग करता है तो वो उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। जो कुछ ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जो निम्न ऊर्जा के होते हैं और कुछ उच्च ऊर्जा के होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा के कक्षकों में उनका विपाटन हो जाता है। जी, इसका तीसरा पॉइंट है CFT के लिए। अगर चौथे पॉइंट की बात अगर करते हैं अपन, तो इनके जो d कक्षक होते हैं उनमें जो निम्न जो लिगेंड से अधिक प्रतिकर्षित होंगे, इसी को अपन बात मेंशन करेंगे कि जो प्रतिकर्षित ज्यादा होते हैं वो निम्न ऊर्जा के कक्षकों में आ जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर पे आ जाते हैं। और जिनमें प्रतिकर्षण का बल ज्यादा लगता है वो उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। तो इसको अगर अपन को राइट करना है एज ए नोट्स तो हम कैसे राइट करेंगे? चौथा पॉइंट अपन को लिखना है, चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चौथा पॉइंट ये है कि जो स्प्लिटिंग है d कक्षकों में विपाटन के परिणाम स्वरूप, d कक्षकों में विपाटन के परिणाम स्वरूप कुछ कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर तथा शेष उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। शेष कहाँ चले जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर पर। अब ध्यान रखना है कि जो निम्न ऊर्जा कक्षक पर आते हैं उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण कम होता है, ये ध्यान रखना है। और जो उच्च ऊर्जा स्तर पर जा रहे हैं उनमें प्रतिकर्षण क्या होता है? प्रतिकर्षण अधिक होता है। इसलिए अधिक होने से वो और दूरी पे चले जाते हैं, तो वो उच्च ऊर्जा स्तर पे चले जाते हैं। जिनमें प्रतिकर्षण कम होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। तो इस तरह से अपन CFT की बात करते हैं। तो CFT यहाँ पे 4 सिद्धांतों की पालना करता है, 4 सिद्धांतों को समझाता है, 4 पॉइंटों को समझाता है। कि पहली चीज ये है कि जो लिगेंडों का इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो मेटल की ओर एक बिंदुवत रूप में अपन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है उसमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल योगदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तव में इनमें किस प्रकार के बंधों का निर्माण होता है? आणिक बंधों का निर्माण होता है। जबकि तीसरी ये गई है कि जब समभ्रंश कक्षक होते हैं, समान ऊर्जा के जो d कक्षक होते हैं वो लिगेंडों के संपर्क में आने से, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि समभ्रंश कक्षकों में विपाटन किसकी वजह से? कारण है लिगेंडों के संपर्क, लिगेंडों का संपर्क। कि लिगेंडों के संपर्क में आने से जो समभ्रंश कक्षक होते हैं उनमें क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, बट जाते हैं। अब जो स्प्लिटिंग होती है उनमें ये कहा गया है कि जिनमें प्रतिकर्षण कम होता है, जिन कक्षकों के मध्य प्रतिकर्षण कम होगा वो निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं।
जबकि जिनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। इस तरह से हम बात करते हैं CFT सिद्धांत की। तो इस CFT सिद्धांत में इन पॉइंटों को अपन को मेंशन करना है। तो ये CFT के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसके आधार पर हम इसमें जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय जो सर्कल होते हैं, उनमें किस तरह की जो स्प्लिटिंग होती है, किस तरह से उनमें विपाटन होता है और विपाटन ऊर्जा का मान कैसे अपन ज्ञात करें, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। ओके।